हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है हम लोगों की। 2 लेक्चर हो चुके हैं, 3rd लेक्चर है। बहुत से बच्चों ने न्यू ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा बेटा पार्ट पहले का भी मैं कवर अप करा देता हूं। फिर से बेटा मैं बता देता हूं कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये 5 चैप्टर्स की थ्योरी एक साथ चल रही है, रनिंग है। इसके बाद बेटा एक एक करके सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन में अभी तक हम तुम्हें बातें बता चुके हैं बेटा, सर्कल में बता चुके हैं, पैराबोला के अंदर, इलिप्स के अंदर और हाइपरबोला के अंदर, वो इक्वेशन सबकी बता चुके हैं। और टेंजेंट की इक्वेशन पे भी डिस्कशन हो चुका है बेटा। तो देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्कशन हो चुका और कितना अभी हमें पढ़ना है। इन थ्योरी में बेटा 1 वीक का समय लगेगा। ओवरऑल 5 चैप्टर की थ्योरी में सिर्फ 1 वीक का समय लगेगा। और बाकी 10 से 15-20 दिन जितने भी बचेंगे बेटा, जो कोऑर्डिनेट सेक्शन के लिए हम लोगों ने दिए हैं, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो थ्योरी एक बार अच्छे से सुन लो। न्यूमेरिकल करते समय बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इसलिए होनी चाहिए बेटा क्योंकि कोऑर्डिनेट बिना प्रैक्टिस के नहीं समझ में आएगी। बिना न्यूमेरिकल्स किए कोऑर्डिनेट नहीं समझ में आने वाली बेटा। तो अभी तक ध्यान देना बेटा, स्ट्रेट लाइन में हमने क्या क्या चीजें बता दी हैं, तो जरा एक बार ध्यान से सुनना। स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग ने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली थी और क्या क्या हमें पढ़नी है, तो वो सारी चीजें एक बार देख लो बेटा कि स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, स्ट्रेट लाइन, और जितनी बातें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो एक बार देख लो, बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले हमने तुम्हें बताया था बेटा कि अगर 2 पॉइंट अपन लोग के पास हैं, ए और बी, 2 पॉइंट है, हमने तुमसे बोला ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x2 y2। तो अगर हम तुमसे बोले इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो d है, हम लोग के पास क्या है इनके बीच की डिस्टेंस, d। तो d निकालने का एक फॉर्मूला हमने तुम्हें बताया था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सभी को बेटा ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। d निकालने का ये फॉर्मूला हमने तुम्हें बताया था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद बेटा हमने तुम्हें एक बात ये बताई थी कि अगर एक लाइन अपन लोग के पास है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है बेटा। एक पॉइंट है अपन लोग के पास x1 y1, इस पॉइंट से इस लाइन पर अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं हम लोग, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर गिराते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी निकल के आ सकती है। कैसे बेटा, इस d निकालने के फॉर्मूले से। ये d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग बेटा बात कर चुके हैं इस पे। तो ये 2 फॉर्मूले हमने तुम्हें बताए थे जब 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो और एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, उसका फॉर्मूला ये था बेटा। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने बेटा स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस पे बात करी थी बेटा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पे बात करी थी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बात करी थी। क्या बात करी थी, जरा ध्यान से सुनना बेटा। हमने तुमसे बोला था कि अगर मान लो ये 2 पॉइंट है अपन लोग के पास, एक पॉइंट दिया और इस लाइन का स्लोप पता हो। सबसे पहले अगर हम लोग देख ले बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म, कौन सी फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगा बेटा, एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगा। एक पॉइंट गिवन था लाइन के ऊपर x1 y1 और इस लाइन का स्लोप पता था हमें m। अच्छा, स्लोप क्या होता है बेटा, तो ये बात सबको पता है। अगर ये लाइन है तो ये लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है उसका अगर तुम tan ले लोगे बेटा तो वो कहलाएगा स्लोप। m इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, tan थीटा। सभी को पता है ये बात, तो डिस्कशन हो भी चुका है इस बात पे। तो सबसे पहले अगर हमें एक पॉइंट पता है लाइन पे और इस लाइन का स्लोप पता है बेटा, तब इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। सभी को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा बेटा। फिर हमने बात की थी बेटा 2 पॉइंट फॉर्म,
दो पॉइंट अगर लाइन के ऊपर दिए हुए हो, 2 पॉइंट दिए हुए हो, अगर 2 पॉइंट अपन लोग को दिए हुए हैं, मान लो 2 पॉइंट लाइन के ऊपर हमें दे रखे, एक लाइन है, इसके ए हमें पता था और हमें बी के कोऑर्डिनेट पता थे। ए के कोऑर्डिनेट हमें पता थे x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट हमें पता थे x2, y2। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू, अच्छा स्लोप देखो, स्लोप बेटा m की वैल्यू अगर 2 पॉइंट गिवन है, अगर एक पॉइंट गिवन है x1, y1 और दूसरा पॉइंट गिवन है x2, y2, तो सभी को बेटा स्लोप सभी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तुम्हें पता है बेटा स्लोप निकालने के लिए ये वाला एंगल थीटा है, बोलो बेटा हाँ या ना? थीटा है, वेरी गुड। अगर ये थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू सभी निकाल सकते हो बेटा, m बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 थी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 थी। सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो बेटा और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? x2 माइनस x1। अगर ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, तो ये वाली डिस्टेंस x2 माइनस x1, जितनी ये डिस्टेंस उतनी ये भी डिस्टेंस। तो बेटा स्लोप निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे सामने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सभी को पता है बेटा। तो इस बार अगर हमें 2 पॉइंट गिवन थे तो स्लोप तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, बाकी तो वही लिखा हुआ है x माइनस x1। तो ये दूसरी फॉर्म हो गई बेटा। ये फर्स्ट फॉर्म थी तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास लाइन की सेकेंड फॉर्म हो गई। 2 पॉइंट फॉर्म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन है बेटा वो एक पॉइंट से पास कर रही है और स्लोप पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें तुम्हें स्ट्रेट लाइन में पता होनी चाहिए बेटा। ये सब पढ़ा चुके हैं तो जल्दी से केवल रिवाइज करवा रहे हैं तुम्हें। अच्छा, उसके बाद अगर हम तुमसे बोलें कि तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अगर एक्स एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट ए है, वाई एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट बी है, तब भी हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं आसानी से। इसको हम बोलते हैं बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। जब एक्स एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट पता हो और वाई एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट भी पता हो, तो जैसे ही हमें ये डिस्टेंस ए पता है तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए a, 0। ये डिस्टेंस पता थी तो इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए 0, b। अब 2 पॉइंट पता चल गए, 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख लो यार। तो जैसे ही लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? y माइनस y1 इज इक्वल टू, भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। अरे यही वाली पिछली वाली फॉर्म लगा दी बेटा, 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लगा दी इसमें। तो अब जो इक्वेशन तुम्हारे सामने आई वो क्या आ गई? ay माइनस ba इज इक्वल टू माइनस bx, यानी bx प्लस ay इज इक्वल टू ab से डिवाइड मार दो बेटा, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो x एक्सिस के साथ a का इंटरसेप्ट और y एक्सिस के साथ b का इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो ये थर्ड फॉर्म थी बेटा, ये थर्ड फॉर्म थी। सभी को बात समझ में आ रही होगी बेटा, थर्ड फॉर्म है। एक एक करके जब तक लाइन की इक्वेशन नहीं पता होंगी, लाइन की इक्वेशन नहीं पता होंगी, तब तक प्रॉब्लम आएगी। ये पहली फॉर्म, ये बेटा 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन, ये वो वाली बेटा फॉर्म जब x एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट a था, y एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट b था। अच्छा, फोर्थ फॉर्म भी देख लो इसी में। फोर्थ फॉर्म जो है बेटा वो आसान सी थी, एक ही तरीके की फॉर्म है बेटा। फोर्थ फॉर्म देख लो, लाइन चौथे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट हो सकती है। तो अगर हमने बोला कि मान लो इस लाइन का स्लोप m है और ये y एक्सिस के साथ c का इंटरसेप्ट कट कर रही, तो इसको बोलते बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सभी को पता होगा बेटा ये भी बात। तो अब सुन लेना बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो जैसे इस लाइन का स्लोप m पता चल गया और तुम्हें y एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट c पता था, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0, c हो गए। तो लगा दो बेटा, पॉइंट भी पता चल गया, स्लोप भी पता चल गया।
y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। अबे ये x1 है, ये y1 है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गई बेटा लाइन की इक्वेशन, mx प्लस c आ गई। y इज इक्वल टू क्या आ गई बेटा, mx प्लस c आ गई। तो ये सारी बातें तुम लोग को समझ में आ रही होंगी बेटा। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई बेटा लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका यूज अभी हम सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में करेंगे। सबसे पहले 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चारों फॉर्म्स बेहद इंपॉर्टेंट बेटा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लो बेटा, अगर हम तुमसे बोलें कि 2 लाइनें अपन लोग के पास हैं, मान लो ये 2 लाइनें हैं बेटा, ये 2 लाइनें हैं, ये पहली लाइन है L1, ये दूसरी लाइन है L2, ठीक। तो तुम्हें ये भी बात पता चल गई होगी बेटा, देखो कभी अगर तुम्हारे पास ऐसी इक्वेशन दी हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है बेटा, ये 5th फॉर्म है, ये 5th फॉर्म है लाइन की। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो बेटा जल्दी से इसको अगर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, bx इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस का a अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। इस तरीके से लिखा जा सकता है इस स्ट्रेट लाइन को। और जैसे ही तुम कंपेयर कराओगे बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो तुम समझ जाओगे स्लोप की जो वैल्यू आई y माइनस का a अपॉन बी, यानी स्लोप की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप निकालने का ये भी एक फॉर्मूला होता है, स्लोप निकालने का ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो याद रख लेना बेटा, अब हमने तुम्हें स्लोप निकालने के 3 फॉर्मूले बता दिए, स्लोप निकालने के 3 फॉर्मूले बता दिए। पहला रहा ये, दूसरा रहा बेटा m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर कभी कोई लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो स्लोप तुम डायरेक्ट टेन थीटा भी लिख सकते हो। और तीसरा हमने तुम्हें बता दिया बेटा, अगर 2 पॉइंट पता है हमें लाइन के ऊपर, x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट पता है किसी लाइन के ऊपर, तब भी तुम उस लाइन का स्लोप लिख सकते हो बेटा। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो ये 3 बेटा तरीके हैं स्लोप निकालने के। इस तरीके से भी स्लोप निकाल सकते हो अगर इस तरीके का पार्ट गिवन है तो, या तो अगर एक लाइन गिवन है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो बेटा स्लोप निकालने के लिए कि m बराबर माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इतनी बात भी समझ में आ रही होगी बेटा। और एक ये तो तरीका था ही। तो अब अगर ये सारी बातें तुम्हें क्लियर होती हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सारी बातों पे आज डिस्कशन चल रहा है और हमें नहीं लगता बेटा इससे ज्यादा कभी थ्योरी में कुछ आने वाला है। हमने तुमसे बोला कि मान लो 2 लाइनें अपन लोग के पास हैं, पहली लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2, ठीक है। पहली लाइन हमने अपने मन से मान ली कि चलो ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमने मान ली बेटा पहली लाइन। या फिर तुम ऐसे भी मान सकते हो y इज इक्वल टू m1x प्लस c, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, चलो ये ऐसे ही मान लो बेटा। दूसरी लाइन तुम ऐसे ही मान लो y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, इस फॉर्म की भी मान सकते हो। बात समझ में आ रही होगी बेटा। ये 2 लाइनें हमने मान ली। अब हमसे पूछा है इन दोनों लाइनों के बीच का क्या एंगल है। तुम्हें ये थीटा निकालना है बेटा। क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। अच्छा, अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, इसका मतलब ये जो एंगल है वो θ1 है। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन जो भी एंगल बनाती है वही तो इसका स्लोप कहलाता है। यानी जो इसका m1 होगा वो बेटा 100% tan θ1 होगा। अच्छा, इस लाइन का स्लोप हमने बेटा मान लिया θ2, तो इसका मतलब जो m2 होगा वो 100% tan θ2 होगा। यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी बेटा। हमें थीटा निकालना है, हमें थीटा निकालना है। अच्छा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा है बेटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सभी को पता है बेटा, अगर ये θ1 है तो ये पाई माइनस θ1 हो जाएगा बेटा, पाई माइनस θ1। तो सभी को पता है बेटा थीटा प्लस θ2 प्लस पाई माइनस θ2 किसके, पाई माइनस θ1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? वो पाई के बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? θ1 माइनस θ2। जैसे तुम्हें थीटा पता चल गया θ1 माइनस θ2 है, तुम एक काम कर लो बेटा, दोनों साइड tan ले लो, दोनों साइड tan ले लो, तो tan थीटा किसके बराबर हो गया?
tan θ1 माइनस θ2। सभी को बात समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। जितने कंसेप्ट जरूरत है बेटा वो सारे के सारे बताऊंगा, स्ट्रेट लाइन के, सर्कल के, पैराबोला के, इलिप्स के, हाइपरबोला के, सभी के एक साथ चलेंगे हम। सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन तुम्हें नहीं पढ़ा रहे बेटा, आएंगे अभी सर्कल पे, आएंगे पैराबोला पे, आएंगे इलिप्स पे, एक एक, क्योंकि सब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। जो टॉपिक हम लोग सर्कल में पढ़ रहे होंगे जस्ट बाद वही टॉपिक पैराबोला में पढ़ेंगे, जस्ट बाद वही टॉपिक इलिप्स के लिए पढ़ेंगे और हाइपरबोला के लिए पढ़ेंगे। तो सारी चीजें तुम्हारे सामने एक तरीके से तुम्हें नजर आएंगी कि हाँ सारे चैप्टर एक ही हैं बेटा। ये प्रूफ भी कर दूंगा कि सारे चैप्टर्स एक ही हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan θ1 माइनस θ2 आ गया। तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला सभी को पता है बेटा। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इतनी बात भी सभी को समझ में आ गई होगी बेटा। तो ये आ गया बेटा tan थीटा की वैल्यू, मतलब tan थीटा यानी स्लोप जो होगा इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा बेटा वो क्या होगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा, कोई बच्चा कह सकता है कि सर एंगल तो इन दोनों के बीच लाइन का ये भी हो सकता है, यानी पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। तो उसकी बात भी सही है बेटा। अच्छा, tan पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा। तो चाहे tan थीटा आंसर दो चाहे माइनस tan थीटा आंसर दो, दोनों है तो लाइन के बीच का ही एंगल। इसीलिए हम लोग बेटा मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मॉड, कि चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए अपन लोग का दोनों का आंसर सही है। क्यों बेटा? चाहे tan थीटा आंसर दो चाहे tan पाई माइनस थीटा दो, दोनों लाइन के बीच में या तो थीटा आंसर है या तो पाई माइनस थीटा आंसर है। तो tan थीटा भी आंसर सही है, माइनस tan थीटा भी आंसर सही है, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। आज के बाद से याद रख लोगे बेटा, अगर दो लाइनें हैं हमारे पास तो अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बात सभी को समझ में आ गई होगी बेटा ना। जैसे ही ये फॉर्मूला खोला tan a माइनस b का तो आएगा tan θ1 माइनस tan θ2। tan θ1 है m1 तो उसकी जगह m1 लिख दिया बेटा, tan θ2 है बेटा m2 तो उसकी जगह m2 लिख दिया, और फॉर्मूला हमारे पास ये वाला प्रूफ हो गया। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, भूलना मत बेटा। दो लाइनों के बीच का एंगल tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो बिल्कुल मत भूलना बेटा। अगर हमने बोला इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन आएगी बेटा? तो तुमने बोला कि सर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। बिल्कुल बात सही बेटा। तो tan 0 किसके बराबर आ जाएगा बेटा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल 0 आ गया। तो tan 0 किसके बराबर हो जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 0 तो 0 हो गया बेटा, 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसका मतलब m1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2। जब भी दोनों लाइनें बेटा पैरेलल होंगी, दोनों लाइनों के स्लोप जो होंगे वो सेम होंगे, m1 m2 के बराबर है। इसका मतलब अगर एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरे का भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो भी m हो जाएगा बेटा। इतनी बात भी सबको समझ में आ रही होगी बेटा। अच्छा, अगर हम तुमसे बोलते इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो बेटा तुम tan 90 रख दोगे। tan 90 बराबर, अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इतनी बात भी सभी को क्लियर हो रही होगी बेटा। अच्छा, tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को लिख सकते हो 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही तुम्हें समझ में आया कि m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1। जब भी दो लाइनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आया, तुरंत ये कंक्लूजन निकालोगे कि दोनों लाइनें जो है बेटा वो 100% परपेंडिकुलर है। कैसी हैं? परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो एक लाइन का स्लोप तुम्हें दिया है 3 और अगर ये दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा?
तो बेटा तुम बोलोगे सर इसको पलट देंगे, 3 को लिख देंगे 1/3 और माइनस साइन लगा देंगे। बिल्कुल सही बात बेटा, तभी तो m1 इंटू m2 करोगे तो -1 आएगा। बात समझ में आ रही होगी बेटा, तभी -1 आएगा। तो अगर एक लाइन का स्लोप a है और उसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है तो इसका स्लोप ऑटोमेटिक -1/a आ जाएगा बेटा। सभी को ये कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा होगा। अगर इस लाइन का स्लोप a है और ये लाइन दूसरी लाइन के इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, -1/a हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, -1 के बराबर आना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लाई कराओ बेटा, -1 के बराबर आना चाहिए। तो इतनी बात सभी को क्लियर हो रही होगी बेटा कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो m1 इज इक्वल टू m2 और दोनों लाइनों के स्लोप बराबर होंगे, तभी तो वो बेटा दोनों लाइनें पैरेलल है। अच्छा, दोनों लाइनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y इज इक्वल टू mx प्लस c या x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। ये कुछ फॉर्म बताइए, भी बहुत सारी फॉर्म्स बाकी है बेटा। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम सारी फॉर्म सीखेंगे, एक एक थ्योरी सीखेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, कमिटमेंट है बेटा ये चीज। अच्छा, इसके बाद अगर हम आते हैं बेटा, देखो इतनी कहानी पढ़ने के बाद तुम्हें थोड़ा थोड़ा सर्कल समझ में आने लग जाएगा। और सर्कल में जितनी बातें हम लोग ने सीखी थी जरा वो भी ध्यान दे लेते हैं बेटा। सर्कल में जितनी बातें हमने सीखी थी तो सर्कल में हमने सबसे पहली तुम्हें बात बताई थी कि अगर मान लो किसी सर्कल के सेंटर जो है, किसी सर्कल के जो सेंटर है बेटा वो h, k है और रेडियस जो है वो r है, रेडियस जो है r है, और एक पॉइंट है x, y जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे कहीं भी लाई कर रहा है, इसको p पॉइंट मान लिया बेटा, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y मान लिए। तो अब तुम्हें सबसे पहले तो ये बात पता चल गई यार कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई बेटा, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। अच्छा, कभी भी सेंटर अगर 0,0 दिए होते और रेडियस r दी होती तब इस सर्कल की इक्वेशन जो आती बेटा वो आती h और k की जगह 0 0 रख दो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आ जाती। फिर हमने तुम्हें इसको ओपन करने को बोला था और जैसे ही तुमने इसको ओपन किया था बेटा, पिछला लेक्चर देख लेना जा करके, जब तुमने इसको ओपन किया था तो इस तरह की फॉर्म आ गई थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करने के बाद हम लोग ने इस तरीके से इक्वेशन आ गई थी हमारे पास, मतलब x स्क्वायर का टर्म आ गया था, y स्क्वायर का टर्म आ गया था, x के साथ कुछ कोफिशिएंट आया था, y के साथ कुछ कोफिशिएंट आया था और कांस्टेंट आया था बेटा। फिर हमने बोल दिया था कि जो इसके सेंटर होंगे वो h, k ना होकर के -g, -f होंगे, क्योंकि जब कंपेयर कराया था तो h की वैल्यू -g के बराबर आई थी और f की वैल्यू k की वैल्यू -f के बराबर आई थी। और जो रेडियस आया था बेटा वो कितना आया था, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के बराबर आया था। तो ये बेटा रेडियस की वैल्यू आ गई थी। तो ये सर्कल की दो इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी है, एक ये है बेटा, दूसरी ये है। तो सर्कल के बारे में ये दो बातें हम लोग ने पढ़ी थी। फिर हमने सर्कल के बारे में क्या पढ़ लिया था बेटा, हमने सर्कल के बारे में सिर्फ इतना पढ़ा था, अगर एक कोई सर्कल है इसके P पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, इसके P पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, स्लोप फॉर्म में। याद रखना आज बहुत सारी बातें नहीं बताने वाले, स्लोप फॉर्म में। तो अभी थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा क्योंकि ये सारी बातें हम पहले सीख चुके हैं ना, कल और परसों के लेक्चर में ये सारी चीजें हम लोग कर चुके थे। तो अगर ये स्लोप फॉर्म में अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहें और अगर इसके सेंटर 0,0 है, मतलब इसकी इक्वेशन मान लो हमें सर्कल की इस टाइप की दी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हमने मान लिया था बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c, सभी को याद होगा बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस लाइन की इक्वेशन मान ली थी, टेंजेंट की इक्वेशन मान ली थी। अब हमें स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। किस फॉर्म में बेटा, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, स्लोप फॉर्म में। तो स्लोप फॉर्म में कैसे इक्वेशन लिखोगे, तुम्हें पता है बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c इस सर्कल को टच कर रही है, ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगी। तो हम लोग ने क्या काम किया था बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए y की जगह mx प्लस c डाल दिया था बेटा, क्योंकि सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद सॉल्व कर दिया था बेटा इसको,
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2cmx माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तुमने देखा है एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ गई, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आई, तुमने डी उठा के 0 कर दिया। क्यों 0 कर दिया बेटा? क्योंकि टच करके जा रहा है, दोनों रूट्स जो होंगे अल्फा और बीटा दोनों इक्वल मिलेंगे, दोनों रूट्स एक ही पॉइंट पर है बेटा, इक्वल है। इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, और डिस्क्रिमिनेंट 0 करते ही समझ में आ गया बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है बेटा 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेकर के हटा दिया बेटा, क्या आ गया अपन लोग के पास? सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। सभी को यहां तक तो समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद ओपन कर दो बेटा, ओपन जैसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी बेटा। तुमने देखा एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया? ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब सी किसके बराबर हो गया? प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सभी को इतनी बात समझ में आ रही होगी बेटा। तो आज के बाद से अगर हम लोग सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना लिख करके हमें स्लो फॉर्म में आंसर देना था, तो सी क्यों आएगा बेटा? m में आंसर आना चाहिए। तो आज के बाद से हम लोग इस टेंजेंट की इक्वेशन जो मानेंगे, सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन, ध्यान रखना बेटा, ये व्हाइट वाले से लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर्कल पे किसी पॉइंट P पर टेंजेंट की इक्वेशन स्लो फॉर्म में वो होगी y इज इक्वल टू एम एक्स। सी की जगह क्या रख दोगे बेटा? ये कंडीशन आई तभी टेंजेंट होगी, एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये होती है बेटा स्लो फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। सभी को याद होनी चाहिए स्लो फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है सर्कल पे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां तक कल हमने पिछली क्लास में बता दिया था। क्यों रिपीट कराया बेटा? उसका रीजन है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए मेरे पास व्हाट्सएप पे, सर प्लीज हमने कल ही ज्वाइन किया है तो एक बार फिर से बता दीजिएगा। तो हमने बोला ठीक है बेटा बता देंगे, कोई बात नहीं। ये लाइव क्लास है बेटा, इसका डायरेक्ट लिंक हमने सभी बच्चों को नहीं दे रखा है तो लाइव क्लास, लेकिन देते हम लोग रिकॉर्डेड की तरीके हैं बेटा। अभी कुछ बच्चे ही लाइव में आते हैं बीच में, तो रिकॉर्डेड के तौर पर देते हैं बेटा। तो ये सारी बातें तुम्हें प्लीज ध्यान से सुनना ना, जो बच्चे लाइव हैं वो देख भी सकते हैं बेटा ना। तो आगे देखते हैं बेटा इस चीज पे कहानी। तो ये सबसे पहली थी स्लो फॉर्म। दूसरी होती है बेटा पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट फॉर्म में तो ध्यान रखना बेटा, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। अब तुम्हें एक पॉइंट दिया होगा P, जिसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे x1, y1। इस पॉइंट P पर भी x1, y1 पे भी तुम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे? अच्छा, सर्कल की इक्वेशन क्या थी? तो तुमने बोला सर सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही तो थी बेटा सर्कल की इक्वेशन, ये थी। हमने जनरल वाला माना, स्टैंडर्ड माना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसके सेंटर 0,0 और रेडियस ए है। कोई बच्चा अगर बोलेगा नहीं सर अगर हमें जनरल नहीं मानना, हमें स्टैंडर्ड वाला नहीं मानना, हमें तो जनरल वाला मानना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमें तो ये वाला सर्कल मान के करना है, तो तुम ये वाला मान लेना बेटा। अब हम तुम्हें एक बार पॉइंट फॉर्म बता दें कि पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फिर तुम किसी भी सर्कल के लिए लिख सकते हो बेटा, किसी भी सर्कल के लिए, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो जनरल हो, किसी भी सर्कल के लिए लिख सकते हो। कैसे? जब भी तुम्हें देखो बेटा इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन दी होगी, कर्व की इक्वेशन तुम्हें गिवन होगी और तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो। कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो। तो जहां जहां कर्व की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आ रहा होगा बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन में एक्स x1 लिख दोगे। ध्यान रखना बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? एक्स x1। वाई स्क्वायर की जगह तुम पुट कर दोगे y y1।
जहां जहां y स्क्वायर है तो वहां लिख दोगे y1, जहां जहां x आएगा तुम लिख दोगे x प्लस x1/2, x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2, y प्लस y1/2। कांस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, कांस्टेंट जो है बेटा वो कांस्टेंट की तरह ही रहेगा। तो हर बार जब भी तुम्हें बेटा कर्व की इक्वेशन पता है और पॉइंट फॉर्म में तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो, तुम एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) डाल दोगे, y स्क्वायर की जगह y(y1) पुट कर दोगे, x की जगह x प्लस x1/2 डाल दोगे, y की जगह y प्लस y1/2 डाल दोगे और कांस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन निकल आएगी। जैसे अगर किसी ने बोला यही तो कर्व की इक्वेशन दी थी बेटा में और पॉइंट फॉर्म में हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी थी, पॉइंट फॉर्म में हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी थी बेटा, तो तुम क्या काम करोगे सुनना। तुमने बोला सर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है पॉइंट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, अभी हम लिख देते हैं। हम बोलेंगे कैसे लिखोगे बेटा, तुमने बोला सर आपने बता तो दिया, कर्व की इक्वेशन हमें पता थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1) और कांस्टेंट के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अबे उधर प्लस ए स्क्वायर था, इधर आकर के माइनस ए स्क्वायर हो गया। ये आ गई बेटा टेंजेंट की इक्वेशन, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये काम क्यों किया उसका रीजन भी सुन लो बेटा, लेकिन उसके पहले यहां पर अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो बोल दो बेटा जल्दी से, बोलो जरा जल्दी से क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो तुम बोलोगे सर x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू x प्लस x1। अरे बात समझ में आ रही होगी बेटा, x की जगह x प्लस x1/2 रखोगे तो 2 से 2 उड़ जाएगा, प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई बेटा। कितना आसान है टेंजेंट की इक्वेशन लिखना पॉइंट फॉर्म में, केवल यही चेंज करना है, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2 और कांस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। अच्छा ऐसा क्यों कहा, उसका रीजन भी सुन लो बेटा, ऐसा क्यों कहा। हमने बोला देखो एक सर्कल था हमारे पास, तुमने बोला बिल्कुल था सर। हमने बोला सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तुमने बोला हाँ सर ठीक। हमने बोला बेटा तुम्हें एक पॉइंट था P गिवन था, तुमने बोला हाँ सर इसी पे तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी। हमने बोला अगर इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी तो तुम्हें इसके पॉइंट पता होने चाहिए, तुमने बोला सर पता थे हमें x1, y1। हमने बोला ठीक है बेटा। अच्छा अब जब तुम्हें इतनी बातें पता थी तो तुमने बोला सर ये x1, y1 है और ये पॉइंट हमें पता है 0, 0। हमने बोला हाँ बेटा बिल्कुल है 0, 0। तुमने बोला सर ये एंगल तो 100% 90 डिग्री है, हमने बोला हाँ 90 डिग्री है बेटा। तो अगर ये 90 डिग्री है, तुम्हें एक पॉइंट पता है, किसी तरीके इस लाइन का स्लोप निकाल लो यार, स्लोप पता चल जाए और पॉइंट पता है ही तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। याद होगा बेटा स्ट्रेट लाइन में अभी पढ़ के आए, आज ही के लेक्चर में पढ़ा है। तुमने बोला सही बात सर, तो इसके लिए तुम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, बोलो ओपी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो बेटा, ओपी लाइन का स्लोप ओपी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इसका मतलब स्लोप कितना आ गया बेटा y1 अपॉन x1। ये किसका स्लोप आया बेटा, ओपी लाइन का। जैसे इसका स्लोप आ गया तुम इस व्हाइट वाली लाइन का स्लोप लिख सकते हो ऑटोमेटिक। बोलो बेटा m1 कितना आ जाएगा, तो तुम बोलोगे सर दोनों लाइनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसको पलटेंगे और माइनस साइन लगा देंगे। बिल्कुल सही बात बेटा, क्योंकि m1 m2 बराबर -1 होता है, m1 m2 बराबर -1 होता है। तो हम लोग ने क्या काम किया बेटा, इस लाइन का स्लोप निकाल लिया। ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर थी, ब्लू वाली और व्हाइट वाली परपेंडिकुलर थी, तो अगर ब्लू वाली का आ गया स्लोप तो व्हाइट वाली का बेटा ऑटोमेटिक तुमने लिख लिया, व्हाइट वाली लाइन का स्लोप ऑटोमेटिक लिख लिया। अब स्लोप पता, पॉइंट पता, व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लोगे बेटा। कैसे लिखोगे, तुम्हें पता है बेटा टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m की जगह बेटा ये आ गया इंटू x माइनस x1। सभी ने बोला बिल्कुल सही बात बेटा। तो जरा व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा, बोलो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस का xx1 प्लस x1 स्क्वायर, तुमने बोला हाँ सर। माइनस का xx1 उधर ले जाओ बेटा, तो y1 प्लस xx1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तुमने बोला हाँ सर। अच्छा, x1 कॉमा y1 जो था इस व्हाइट वाली पॉइंट पे लाई कर रहा है। x1 कॉमा y1 जो है बेटा वो लाइन पे और सर्कल दोनों पे लाई कर रहा है। तो अगर ये सर्कल पे x1 कॉमा y1 लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो डाल दो बेटा x1 कॉमा y1, तो इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर किसके बराबर भी होगा, वो a स्क्वायर के बराबर भी होगा बेटा। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, a स्क्वायर। देखो तुम्हारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई बेटा, वही तो आई जो हम लोगों ने पीछे लिखी थी बेटा, यही तो आई। बात समझ में आ रही होगी बेटा, यही आई, ध्यान से देख लो बेटा। xx1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई बेटा पॉइंट फॉर्म में, xx1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो आज के बाद से याद रखोगे बेटा, इतना काम ना करना पड़े ये सब, तो हमने तुम्हें शॉर्ट में बता दिया कि जहां जहां x स्क्वायर आएगा वहां वहां xx1 रख दोगे, जहां जहां y स्क्वायर आएगा वहां वहां y1 रख दोगे, जहां जहां x देखना x प्लस x1 बाई 2 रख देना, जहां जहां y देखना y प्लस y1 बाई 2 रख देना। कांस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी मत करना, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देना। टेंजेंट की इक्वेशन आसानी से निकल आएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आसानी से निकल आएगी बेटा। तो ये दूसरी फॉर्म थी पॉइंट फॉर्म, दूसरी फॉर्म थी बेटा पॉइंट फॉर्म। तो दो फॉर्म्स बता दी हमने बेटा, दो पॉइंट बता दी हमने। कौन कौन सी फॉर्म बता दी बेटा, एक टेंजेंट की स्लोप फॉर्म बता दी और दूसरी हमने पॉइंट फॉर्म पे डिस्कशन कर लिया। किस पे कर लिया बेटा, पॉइंट फॉर्म पे और स्लोप फॉर्म पे, दोनों की तुम्हें याद हो गई इक्वेशन टेंजेंट की। टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होती है बेटा, तो तुम बोलोगे सर y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। और पॉइंट फॉर्म में क्या होगी, xx1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, या xx1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, या फिर xx1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर बराबर 0। एक ही बात है बेटा। तो इतनी कहानी सबको आ गई होगी समझ में। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, सुनना बेटा, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, बिल्कुल ध्यान से एकदम बेटा। स्लाइडें ज्यादा लग गई आज क्योंकि थोड़ा स्पीड में पढ़ाया गया था। खैर अब आ जाते हैं बेटा तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म। ध्यान देना ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। पैरामीट्रिक फॉर्म क्यों ऐसा माना बेटा, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा क्यों माना, तो सुन लो बेटा। जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो तुम्हें कभी बता दे, अगर सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट P मानना होगा तो आज के बाद से मानोगे बेटा a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ये सर्कल के पैरामीट्रिक पॉइंट है बेटा। क्यों, क्योंकि जब भी सर्कल की इक्वेशन लिखोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बेटा जरा ये पॉइंट डालो सर्कल पे। तो जैसे ही एक्स की जगह ए कॉस थीटा डालोगे, वाई की जगह ए साइन थीटा डालोगे, तो तुम देखोगे बेटा कि 100% हर कंडीशन में ये सर्कल को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, ए स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमेशा जो है वो सर्कल पे लाई करेंगे। हमेशा ये वाले पॉइंट जो होंगे ए कॉस थीटा ए कॉमा ए साइन थीटा, वो किस पे लाई करेगा बेटा, वो हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पे लाई करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का पैरामीट्रिक पॉइंट क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, यही कहलाएगा बेटा। अब पैरामीट्रिक पॉइंट की बात तो समझ में आ गई बेटा, लेकिन ये थीटा क्या है, यहां पर थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। थीटा क्या कहलाता है बेटा, जो यहां पे थीटा है ना, थीटा कहलाता है इसेंट्रिक एंगल। ध्यान देना बेटा इस बात पे, इसेंट्रिक एंगल। और होता क्या है थीटा, जरा वो भी सुन लेना। इसेंट्रिक एंगल और थीटा होता है बेटा, जो ये पॉइंट P है ना, जो भी पॉइंट P माना है उससे एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल, ये कहलाएगा बेटा थीटा। अबे ये थीटा है, ये रेडियस a है, तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम लोग लिख पाए। देखो बेटा अगर हम तुमसे बोले कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वेशन है, और इस तुमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट माने, ये रेडियस a थी, अगर ये थीटा है,
इसेंट्रिक एंगल थीटा है, तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे, कंपोनेंट तुम्हें करना आता होगा बेटा, कंपोनेंट तो करना आता ही होगा यार। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस a cos थीटा और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी बेटा a sin थीटा। तो इसीलिए तुम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हो बेटा, क्या मान लेते हो, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। सभी को इतनी बात समझ में आ रही होगी यार। अब तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी थी, पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन यानी इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। देख लो बेटा ये जिगजैग बना दे रहे हैं ताकि तुम्हें ध्यान रहे ये टेंजेंट है, लाइन है बेसिकली है बस, लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए जिगजैग बना दी गई। इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी तो तुम आसानी से लिख सकते हो बेटा, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। कैसे, तुम्हें पॉइंट फॉर्म में पता ही थी इक्वेशन क्या होती पॉइंट फॉर्म में, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस बार x1 y1 ना लिख करके बेटा हम x1 की जगह a cos थीटा डाल दे रहे हैं और y1 की जगह a sin थीटा डाल दे रहे हैं। बात सभी को समझ में आ रही होगी बेटा, इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। इसका मतलब जो फाइनल इक्वेशन तुम्हारे सामने पैरामीट्रिक फॉर्म की आई, y बेटा x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0। अबे a कॉमन लेके काट दिया बेटा, तो ये आ गई बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इन पैरामीट्रिक फॉर्म। लेकिन अभी ये सर्कल की लिखी है ना, केवल सर्कल की अभी बताई, अभी तक तो तीनों फॉर्म सर्कल की बता दी बेटा। यही 3 फॉर्म होती हैं बस, यही 3 फॉर्म होती हैं। तो सर्कल पे अब तीनों फॉर्म तुम याद रख लोगे बेटा। सबसे पहले पॉइंट, अगर स्लोप लाइन का स्लोप फॉर्म में, सबसे पहले अगर लाइन का स्लोप n दिया है तो बेटा टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो सभी को याद है बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे बेटा तो सब खराब कर बैठोगे, पहले ही बता दे रहे बेटा। ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी स्लोप फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। प्रूविंग बता चुके बेटा सभी की, अब ना प्रूविंग अब हम सभी की बता चुके तीनों की। फिर दूसरी थी बेटा पॉइंट फॉर्म में, तो सभी को याद होगा बेटा पॉइंट फॉर्म में क्या होती है, अगर ये सर्कल है, ये कोई पॉइंट हमें P गिवन है बेटा, ये कोई पॉइंट P गिवन था, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 दिए थे, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोल दो बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, तो तुम बोलोगे सर x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात बेटा। तीसरी पैरामीट्रिक फॉर्म में, पैरामीट्रिक मतलब ये पॉइंट P तुम्हें पता होंगे, P के कोऑर्डिनेट पता होंगे, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, सभी को पता होंगे बेटा a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। तो अब यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होगी तो क्या लिखोगे, बोलो बेटा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। तो सभी को बेटा ये तीनों टेंजेंट की इक्वेशन है, तीनों टेंजेंट की इक्वेशन है, याद रहेगी बेटा स्लोप फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, इसको लिख देते हैं बेटा पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, और ये वाली कौन सी है, थर्ड वाली पैरामीट्रिक फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो सभी को बेटा ये तीनों फॉर्म समझ में आ गई होंगी ना। बेहद इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आईआईटी का बनता है बेटा, बिना टेंजेंट के क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं, जब तक तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन ये नहीं याद होगी। अलग अलग फॉर्म में प्रॉब्लम आनी तय है, प्रॉब्लम आनी तय है। तो सर्कल के बारे में एटलीस्ट तुम्हें ये तीनों इक्वेशन तो याद होनी चाहिए बेटा ना, अलग अलग फॉर्म में। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको ले लेंगे, क्वेश्चन में अगर इसकी जरूरत पड़ रही है बेटा पॉइंट फॉर्म की तो इसको याद रखेंगे, कभी अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म की पड़ी तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन में जब हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे होंगे तब तुम ये क्वेश्चन मत पूछना हमसे सर ये वाली क्यों यूज करी, ये वाली क्यों यूज करी, या फिर ये वाली क्यों यूज करी। वो क्वेश्चन को देख करके ही बेटा हम भी यूज करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन की फॉर्म पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये बेटा ये 3 इक्वेशन तुम्हारे सामने थी। अच्छा, अब सर्कल के बारे में बहुत सारी चीजें अभी हमें और पढ़नी है। उसके पहले, क्योंकि आज हमने तुमसे बोला कि हम स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट भी सिखाएंगे, सर्कल के भी सिखाएंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के चलते जाएंगे बेटा। और एक ही जैसे टॉपिक है, जैसे हमने टेंजेंट की इक्वेशन तीनों में पढ़ी, तीनों फॉर्म में पढ़ ली, सर्कल के लिए पढ़ ली, इसी तरीके पैराबोला के लिए पढ़ लोगे, उसी तरीके हाइपरबोला के लिए, उसी तरह एलिप्स के लिए। अब यही तीनों इक्वेशन जो है बेटा वो पैराबोला के लिए पढ़ते हैं, तीनों फॉर्म्स। तो पैराबोला सभी को पता है बेटा, पैराबोला के बारे में बता चुके हैं। ये एक पैराबोला है, इसके फोकस सभी को बता चुके हैं पहले लेक्चर में, a, 0 है। ये डायरेक्ट्रिक्स है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस है,
सभी को इतनी बात बता चुके हैं बेटा पैराबोला के बारे में। अच्छा, फिर एक पॉइंट P है बेटा जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। इस पैराबोला की इक्वेशन हम लोग ने निकाली थी पहले टर्म पे, वो आ गई थी बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सभी को याद होगा बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये थे बेटा पैराबोला की इक्वेशन। अच्छा, एक चीज जो वहां पे बाकी रह गई थी वो यहां पे सुन लो बेटा, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, इसके बारे में सुन लो बेटा, क्या होता है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम सुनना बेटा, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, वो कहलाती है बेटा लेटस रेक्टम। जैसे हमने तुमसे बोला ये एक लाइन है बेटा जो कि देखो फोकस से पास कर रही है, a,0 यानी फोकस से पास कर रही, और किसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये जो LL डैश कहलाएगी बेटा, LL1 कहलाएगी, वो कहलाएगी लेटस रेक्टम। फिर से सुनना बेटा, लेटस रेक्टम क्या होते हैं, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे, यानी इस पॉइंट से, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा, a,0, a,0 फोकस से पास कर रहा है बेटा, और किसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस के। तो ये LL डैश कहलाएगी बेटा लेटस रेक्टम। अच्छा, कोई पूछे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ पैराबोला के लिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ पैराबोला के लिए। तो तुमने बोला सर इसमें क्या है, ये तो बड़ा आसान। हम पूछेंगे कैसे बेटा, तो तुमने बोला कि सर हमें पैराबोला की इक्वेशन तो पता है, हमें पैराबोला की इक्वेशन पता है। हमने बोला हाँ पता है बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये बताई थी पिछले टर्न पे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कहां से आई, जाकर के देख लेना बेटा, इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से आई थी, इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से। तुमने बोला कि सर हमें LL डैश की लेंथ निकालनी है। हमने बोला हाँ। तुमने बोला सर जितनी लेंथ FL1 की होगी उतनी ही लेंथ FL की होगी। हमने बोला बिल्कुल सही बात। तुमने बोला सर हम FL1 तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कैसे। तुमने बोला सर ये लेंथ तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और जब इस लेंथ को निकाल लेंगे तो डबल मार देंगे, डबल मार दोगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी। हमने बोला बिल्कुल आ जाएगी बेटा। तो तुमने बोला सर इसमें क्या है, पैराबोला की इक्वेशन पता है, जैसे हम x की वैल्यू a डालेंगे y आ जाएगा, y आ जाएगा। हमने बोला बिल्कुल सही बात। उसने क्या काम किया बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में x की वैल्यू a डाल दी। x की वैल्यू क्या डाल दी, a, क्योंकि a डालने पर यानी इतना डालने पर y पता चल जाएगा बेटा, y लेंथ पता चल जाएगी। तो x इज इक्वल टू a डाला तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर आ गया। x की जगह a डाल दिया बेटा, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2a के बराबर। तो यानी OL1 जो था FL1, वो बेटा FL1 जो था वो आ गया 2a, और अगर ये 2a है तो ये भी 2a है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम टोटल कितनी आ गई, 2a प्लस 2a दैट इज 4a, 2a प्लस 2a यानी 4a। तो ये भी याद रखना बेटा कि LL डैश की जो लेंथ होती है, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है पैराबोला के लिए, वो 4a के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेटा, 4a के। तो ये भी कहानी तुम्हें याद होनी चाहिए बेटा। अब आ जाता है बेटा टेंजेंट की इक्वेशन पे, टेंजेंट की इक्वेशन पे। तो अगर हमने तुमसे सबसे पहले बोला कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, तुमने बोला सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है पैराबोला। हमने बोला हाँ। तुमने बोला इसको मान सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमने बोला बिल्कुल मान सकते हो बेटा। तुमने बोला सर जैसे हमने सर्कल में निकाला था वैसे हम यहां भी निकाल देंगे, क्योंकि एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो सेटिस्फाई करेंगे। हमने बोला हाँ बेटा सेटिस्फाई तो करेंगे। तुमने बोला डाल दीजिए सर y की जगह mx प्लस c। तुमने y की जगह mx प्लस c डाल दिया बेटा। जैसे ही y की जगह mx प्लस c डाला तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cmx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। हमने बोला ठीक बेटा। तुमने बोला कि सर x में क्वाड्रेटिक बन गई। देखो x कॉमन लेकर के x में क्वाड्रेटिक बन गई। बिल्कुल सही बात बेटा, x में क्वाड्रेटिक बन गई तुम्हारे पास। तो जैसे ही x में क्वाड्रेटिक बन गई तुमने d उठा के 0 कर दिया, क्योंकि रूट्स जो थे वो इक्वल थे, टच कर रहा था तो अल्फा बीटा एक ही जगह पर होंगे। रूट्स इक्वल का मतलब d 0 होगा। फिर से तुमसे कह रहे हैं बेटा कि बहुत स्पीड से पढ़नी है कोऑर्डिनेट, बहुत सारी चीजें कोऑर्डिनेट के अंदर। अरे इतने फॉर्मूले कि तुम परेशान हो जाओगे बेटा। तो जब तक स्पीड से 1 वीक के अंदर थ्योरी नहीं कंप्लीट करोगे पांचों चैप्टर की, हम लोग 20 दिन तक इसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे बेटा। 5 डेज में पूरी थ्योरी कंप्लीट करनी है। 5 चैप्टर की थ्योरी 5 डेज में 1-1 घंटे के अंदर। मतलब मेरे पास थ्योरी के लिए सिर्फ 5 घंटे हैं बेटा। ये 5 घंटे की वीडियो देख करके तुम अपनी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। तो बिल्कुल इसको पढ़ो बेटा। जैसे ही d की वैल्यू 0 करेंगे तो d की वैल्यू 0 करके क्या हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर, ठीक है तुमने b स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू a इंटू c, इसको 0 कर दो बेटा। वेरी गुड। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2a भी होता है बेटा 16 ACM माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। 16 कॉमन लेकर के उस साइड भेज दो बेटा, क्या आ गया a माइनस सी एम इज इक्वल टू 0। यानी c की वैल्यू जो आई बेटा वो आ गई a बाई एम। c की वैल्यू क्या आ गई a बाई एम। और अगर c की वैल्यू a बाई एम आ गई तो y इज इक्वल टू क्या हो गया mx प्लस c की जगह क्या रख दोगे a बाई एम। ये आ गई बेटा स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन याद रखना बेटा, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। तो आसान है यार, इसकी तो कंडीशन भी आसान है, c इज इक्वल टू a बाई एम। जबकि सर्कल के लिए देखो कितनी थोड़ी सी कठिन आई थी बेटा, सर्कल की याद करोगे तो समझ में आएगा। ऐसी इक्वेशन आई थी बेटा, सर्कल की इक्वेशन ऐसी आई थी। जबकि पैराबोला के लिए बेटा जो टेंजेंट की इक्वेशन आती है स्लोप फॉर्म में वो यही लिख देते हैं बेटा, वो क्या आती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम आती है। क्या आती है बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। ये लाइन है बेटा ना, थोड़ा सा टेढ़ी बन जाए तो ये मत समझना कि कर्व है, लाइन है ये सब, ये भी टेंजेंट है तो लाइन ही है यार, ठीक। तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। तो ये भी फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। तो देख लो कुछ अलग नहीं है बेटा, जो सर्कल में काम किया था वही पैराबोला में किया। वहां पे पॉइंट फॉर्म में हम लोग ने लिख दिया था बेटा। अब देख लो बेटा, पॉइंट फॉर्म में अगर हम लोग कहें कि पॉइंट फॉर्म में बताओ पैराबोला की इक्वेशन टेंजेंट की पॉइंट फॉर्म में, तुमने बोला सर अब तो हमें सभी पता चल गया। अब ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म तुमने पॉइंट मान लिया x1 y1। कर्व की इक्वेशन पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हमने बोला हाँ। तो तुमने बोला सर पॉइंट फॉर्म के लिए y स्क्वायर की जगह y/1 डाल देंगे और x की जगह हम लोग x प्लस x1/2 डाल देंगे। हमने बोला वेरी गुड बेटा, याद हो गया तुम्हें। इसका मतलब क्या इक्वेशन आ जाएगी y/1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब फाइनल जो आंसर आया तुम्हारे पास वो क्या आ गया बेटा y/1 माइनस 2a इंटू x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ गई पैराबोला के लिए। काम सबका एक है, इसीलिए तुमसे कह रहे थे कोई चेंज नहीं है बेटा, किसी भी टॉपिक में कोई चेंज नहीं है, कर बदलता जाएगा, काम तो वही करना है यार। फाइनल तुम्हें जो इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी वो सारी अलग अलग होंगी बेटा। पेपर में क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे, बस कर बदला होगा। बिलीव माना, जब मैं आईटी का एग्जाम देने गया था तो सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के गया था, वो था पैराबोला। और इलिप्स हाइपरबोला के क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही किए थे जो भी आए थे बेटा। तो इसका मतलब कोई अंतर है ही नहीं, रियलिटी कोई अंतर नहीं है बेटा। जो लोग ये समझते हैं कि पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला अलग अलग चैप्टर है, बिल्कुल अलग अलग चैप्टर नहीं बेटा, सब में एक ही थ्योरी है। कर्व की इक्वेशन बदल के काम वही है यार। तो जब तुम्हारा बेस सही होगा, तुम्हें पता होगा टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो वो चाहे सर्कल के लिए निकालो, चाहे वो पैराबोला के लिए निकालो, चाहे वो हाइपरबोला के लिए निकालो, चाहे वो इलिप्स के लिए निकालो, सभी के लिए सेम है। बस तुम्हें पॉइंट सारे पता होने चाहिए। अच्छा, अब अगर हमने तुमसे बोला पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए, तो देख लो बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए तुम्हें पैरामीट्रिक पॉइंट पता होने चाहिए। पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए तुम्हें क्या पता होने चाहिए बेटा, पैरामीट्रिक पॉइंट। तो पैराबोला के केस में जो पैरामीट्रिक पॉइंट मानोगे, जो इस कर्व को हमेशा सेटिस्फाई करे, जो इस कर्व को हमेशा सेटिस्फाई करे, वो होते हैं बेटा 80 स्क्वायर 280। चाहो तो पुट करके देख लो, ये ऐसे पॉइंट है जो हमेशा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हमेशा सेटिस्फाई करेंगे तो डाल के देखते हैं बेटा हम लोग। बोलो y की जगह क्या डालोगे 280, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। x की जगह क्या डालना है 80 स्क्वायर, x की जगह 80 स्क्वायर डालना। तुमने देखा अरे सही बात है यार, ये तो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आज के बाद से याद रखोगे बेटा कि कभी भी पैराबोला पे पैरामीट्रिक पॉइंट मानने हो, पैराबोला के ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट मानने हो तो मानोगे 80 स्क्वायर 280। सर्कल पे मानने हो a cos थीटा a sin थीटा। अभी इलिप्स का भी बताएंगे और हाइपरबोला का भी बताएंगे बेटा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी यार। तो जब हम इक्वेशन इसकी लिख रहे होंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में, ये तो थी बेटा पॉइंट फॉर्म में। किस फॉर्म में? पॉइंट फॉर्म में। और अगर अब हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखें, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखें तो जल्दी से बोलो क्या लिख दोगे पैरामीट्रिक फॉर्म में? तो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखोगे सर, अलग पेन से कर दे रहे ताकि तुम्हें इजीली दिखाई दे बेटा शो। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या लिखोगे y1 की जगह 280। हमने बोला बिल्कुल सही बात बेटा। तुमने बोला -2a और x1 की जगह हमने बोला 80 स्क्वायर।
अबे यही तो रखना था, हाँ या ना। तुमने बोला सर 2a कॉमन लेकर के उड़ा दे, हमने बोला उड़ा दो बेटा। तुम्हारी इक्वेशन क्या आ गई, ty माइनस एक्स माइनस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। याद रखना बेटा ये पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में। क्या कुछ अलग है, तुमसे पूछ रहे बेटा, दिल पे हाथ रख के बताना क्या कुछ अलग है। कुछ अलग नहीं है बेटा, जैसे सर्कल के लिए किया वैसे ही हमने पैराबोला के लिए लिख दिया। तो वहां जाओ और जल्दी से बेटा वहां जाकर के पैराबोला पे ये वाली तुम दोनों इक्वेशनें लिख लो, ताकि एक जगह लिखी रहे तो तुम्हें याद रहे। जैसे पॉइंट स्लो फॉर्म में तुम्हें सर्कल की इक्वेशन, स्लो फॉर्म में तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन पैराबोला की याद हो गई, वैसे ही पॉइंट फॉर्म में क्या लिखोगे, याद हो गई होगी बेटा, वाई स्क्वायर की जगह y1, 4ax की जगह 2a इंटू एक्स प्लस x1। सभी को याद होगा बेटा ये। अभी यही तो आई थी, अभी यही तो लिखी थी बेटा, देख लो यार, अभी यही लिखी थी बेटा, यही लिखी थी ना, y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 इज इक्वल टू 0। तो वहां गए बेटा पॉइंट फॉर्म के नीचे, पॉइंट फॉर्म के नीचे हमने ये वाली लिख दी। अच्छा पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये थी बेटा पैराबोला के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन। ये थी पैराबोला के लिए पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन। ये पॉइंट बताते x1 y1, यहाँ पे पॉइंट बताते ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। लिख दो बेटा यहाँ पर, चाहे ये पॉइंट क्या है, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at ना। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन ये लिखी है तुम्हारे सामने। तो एक एक करके बेटा हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है इसमें। आज हमने टेंजेंट की इक्वेशन सीख ली, टेंजेंट की इक्वेशन सीख ली बेटा। आज हमने टेंजेंट की इक्वेशन सीख ली किसमें 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 बेटा, स्लो फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में और पैरामीट्रिक फॉर्म में। किसकी किसकी सीख ली, सर्कल की भी सीख ली और पैराबोला की भी सीख ली। इलिप्स की हाइपरबोला की होमवर्क है बेटा तुम्हारे लिए, ये तुम्हें करना है। कल आके इलिप्स हाइपरबोला के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज का समय यही खत्म होता है, मेरी नेक्स्ट क्लास है बेटा। तो कल ये तुम्हारा होमवर्क है, ध्यान से इलिप्स की तीनों इक्वेशन है, स्लो फॉर्म में भी, स्लो फॉर्म में भी, पॉइंट फॉर्म में भी, पैरामीट्रिक फॉर्म में भी इलिप्स के टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है और इसी तरीके हाइपरबोला की भी तुम्हें लिखनी। तो कमेंट सेक्शन में जैसे ही होमवर्क हो जाए बेटा, व्हाट्सएप नंबर मांग लेना कमेंट सेक्शन पे, उस पे अपना होमवर्क भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 120 पे। वेरी गुड बेटा।